हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मुगल कालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल काल की जानकारी प्रदान करने में इन स्रोतों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में राजकीय पत्र, डायरियाँ, शासकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, फरमान, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण प्रमुख हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले तुज़ुक-ए बाबरी से। तुज़ुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने इसे चगताई तुर्की भाषा में लिखा। इस ग्रंथ से हमें बाबर के शासनकाल तथा उसके जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद 1589 में अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के आदेश पर किया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्रीमती बेवरीज ने किया था। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने इसका हिंदी में संक्षिप्त अनुवाद किया है। संसार में बहुत कम ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें बाबरनामा के समान प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। बाबर दिन भर थका देने वाली यात्राओं के बाद भी इसे लिखता था। यह एक अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें दी हुई ऐतिहासिक घटनाओं की सही तिथियाँ इतिहास के अध्ययन में बड़ी सहायक हैं। बाबरनामा से भारत की जलवायु, यहाँ की ऋतुओं, फूलों, फलों, जानवरों, निवासियों, नगरों, गांवों तथा वेशभूषा की भी जानकारी मिलती है। बाबर काबुल तथा समरकंद की तुलना में भारत को तुच्छ समझता था, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ आकर्षक वस्तुओं की कमी है। लेकिन भारतवर्ष का मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी बाबरनामा में अनेक न्यूनताएं भी पाई जाती है। नागरिक शासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का इस ग्रंथ में वर्णन नहीं किया गया है। युद्धों के वर्णन में भी बाबर ने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। पानीपत के युद्ध में उसने अपनी सेना की संख्या कम तथा इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या अतिरंजित बताई है, जो अविश्वसनीय है। इस ग्रंथ में बाबर ने अपने परिवार और अपने विरोधियों का अद्भुत चित्रण किया है। वह एक अच्छा मित्र भी था। उसने अपनी आत्मकथा में मदिरापान तथा साहित्यिक गोष्ठियों का वर्णन किया है, किंतु उसकी आत्मकथा से उसके चरित्र का दूसरा पहलू भी साफ दिखाई देता है। बाबर अपने शत्रुओं के प्रति बड़ा निर्दयी था। युद्धों के वर्णन से उसकी उच्च कोटि की साहित्यिक क्षमता का पता चलता है। पानीपत और खानवा के युद्धों का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली व रोमांचकारी है। हालांकि इस ग्रंथ से 1520 से 1525 तक और सितंबर 1528 के बाद किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसे अंतराल हैं जो उसके जीवन के बारे में हमें वहाँ जानकारी नहीं मिलती है। इन न्यूनताओं के बावजूद बाबरनामा की अधिकांश घटनाएं विश्वसनीय है, इसलिए इस ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रीमती बेवरीज ने, जिसने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उन्होंने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन अमूल्य रचनाओं में है जो सभी युगों के लिए उपयोगी है और उसकी तुलना सेंट ऑगस्टाइन, रूसो, गिब्बन और न्यूटन के आत्मचरित्रों से करनी चाहिए। एशिया में तो वह अपना एकमात्र उदाहरण है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उस युग में जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानकारी प्रदान करने में और उस समय के युद्धों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करने में बाबरनामा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों, बाबरनामा के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है हुमायूंनामा। इसे बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने 2 भागों में लिखा है। प्रथम भाग में बाबर की दशा तथा द्वितीय भाग में हुमायूं का इतिहास है। इस ग्रंथ से हुमायूं के शासनकाल के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मिसेस बेवरीज ने किया है।
वेवरिस के अनुसार हिंदुस्तान के मुगल काल का जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उन्हें साधारणतः इस बात का ज्ञान नहीं है कि गुलबदन बेगम ने भी किसी ग्रंथ की रचना की है, अन्यथा वह बाबर एवं हुमायूं के वंश का इतिहास अधिक शुद्ध रूप से लिखते। रशब्रुक विलियम के अनुसार यह ग्रंथ पक्षपात से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लेखिका ने इसमें अपने पिता की कुछ निजी स्मृतियां दी है। इस ग्रंथ की एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। कुछ भी हो, हुमायूं के शासनकाल की जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक अन्य ग्रंथ है कानून ए हुमायूनी। इसकी रचना हुमायूं के समय खादा मीर ने की थी। इसमें 1530 से 1534 तक हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। इसमें हुमायूं द्वारा बनाए गए नियम और उसकी प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख़ रशीदी। इसकी रचना बाबर के मौसेरे भाई मिर्ज़ा हैदर दोगलात द्वारा की गई। इसमें हैदर, बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। यह 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं के पक्ष से लड़ा था। एक अन्य ग्रंथ है तज़किरात उल वाक़ियात। इसकी रचना अकबर के समय जौहर ने की थी, जो कि हुमायूं का आफताबजी था। इसमें हुमायूं के शासनकाल का विस्तृत व प्रमाणिक वर्णन मिलता है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकाते अकबरी। यह ग्रंथ अकबर शाही अथवा तारीख़ निज़ामी भी कहलाता है। निज़ामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय के 27 ग्रंथों को आधार बनाकर इसे लिखा था। यह ग्रंथ 9 भागों में विभक्त है। इसके दूसरे भाग में बाबर, हुमायूं व अकबर का इतिहास है, जबकि तीसरे भाग में प्रांतीय राज्यों का इतिहास है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं तारीख़ शेरशाही की। यह ग्रंथ अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से लिखा था। उसने इसका नाम तोहफ़ाते अकबर शाही रखा, किंतु कुछ वर्षों बाद अहमद यादगार ने तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान नामक ग्रंथ लिखा। उसने इस पुस्तक को तारीख़ शेरशाही के नाम से संबोधित किया तथा अब वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने तारीख़ शेरशाही को आधार बनाकर ही शेरशाह का इतिहास लिखा है। डॉक्टर निगम के अनुसार अब्बास खान ने अनेक घटनाओं से संबंधित अपने सूचना स्रोतों का भी उल्लेख किया है, अतः इस पुस्तक के तथ्यों से कोई संदेह नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाओं की पुष्टि हुमायूं से संबंधित अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों से होती है। शेरशाह का संपूर्ण विवरण जितना विस्तारपूर्वक इस ग्रंथ में लिखा गया है, उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। अब्बास खान ने इस ग्रंथ को बड़ी बुद्धिमत्ता तथा सावधानी से लिखा है। उसने लिखा है कि जो कुछ इन विश्वसनीय पठानों के मुख से, जो साहित्य तथा इतिहास में निपुण थे और उनके राज्य के प्रारंभ से अंत तक उनके साथ थे तथा अन्य विशेष सेवा के कारण विभूषित एवं सम्मानित थे, सुना था, अन्य मनुष्यों से जो कुछ छानबीन कर प्राप्त किया था उसको मैंने लिखा। जो कुछ उनके विरुद्ध सुना था और जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, उसे त्याग दिया। वंश के शासक शेरशाह के बारे में जानकारी प्रदान करने में तारीख़ शेरशाही का महत्वपूर्ण योगदान है। इस ग्रंथ से शेरशाह के शासनकाल का विस्तृत इतिहास पता चलता है। इस ग्रंथ से शेरशाह के शासन सुधारों, फरीद के जागीर प्रबंध की जानकारी, बाबर से मुलाकात, हुमायूं से संघर्ष एवं हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन है। अब्बास खान ने शेरशाह की राजस्व प्रणाली, सैन्य संगठन तथा न्याय प्रबंध पर अच्छा प्रकाश डाला है तथा उसे एक जनहितैषी शासक बताया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें घटनाओं की तिथियां नहीं दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद यह एक अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। इलियट तथा डॉसन ने उसके विस्तृत विवरण को भारत का इतिहास चौथे भाग में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, तारीख़ शेरशाही के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकबरनामा। यह ग्रंथ अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल 1575 के लगभग
अकबर के संपर्क में आया था और उसका विश्वास पात्र बन गया। 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। अबुल फजल एक बहुत बड़ा विद्वान था। अबुल फजल का अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखा गया है। प्रथम जिल्द में अकबर के पूर्वजों, उसके आरंभिक जीवन तथा उसके शासनकाल के 17 वर्ष तक का इतिहास है, यानी कि उसका वर्णन किया गया है। जो द्वितीय जिल्द है उसमें उसके 17 से 46वें वर्ष तक का इतिहास है। इसका जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है। हालांकि ये इसी ग्रंथ का एक भाग है, लेकिन उसे एक पृथक ग्रंथ माना जाता है। अबुल फजल ने अपने इस ग्रंथ में अकबर की अत्यंत प्रशंसा की है। उसके ग्रंथ से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ सांस्कृतिक दशा का भी पता चलता है। उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना से पहले उसकी प्रस्तावना भी लिखी है। अबुल फजल के इस ग्रंथ से तत्कालीन धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। उसने अकबर की धार्मिक उदारता की प्रशंसा की है और वह उससे अत्यधिक प्रभावित था। अतः उसने अकबर को इंसाने कामिल एवं दैवी प्रकाश की संज्ञा दी है। उसने अकबर की अत्यंत प्रशंसा की है। इस कारण विद्यार्थियों, इसे एक निष्पक्ष ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इस ग्रंथ की भाषा जटिल, आडंबरपूर्ण एवं अलंकारिक है, परंतु फिर भी इसके ऐतिहासिक महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। बेवरिज ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। सैयद अतहर अब्बास रिजवी तथा डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी इसका अनुवाद किया है। इलियट तथा डाउसन ने भारत का इतिहास में इसका अनुवाद किया है। अब हम बात करते हैं आईने अकबरी की। विद्यार्थियों, आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है, लेकिन इसे एक पृथक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ से अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा उसकी शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का विस्तृत विवरण मिलता है। अबुल फजल के इस ग्रंथ से ब्लोचमैन तथा गैरेट ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस ग्रंथ से तत्कालीन समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आईने अकबरी के बारे में डॉक्टर अवध बिहारी पांडेय ने लिखा है, एशिया अथवा यूरोप में कहीं भी ऐसी पुस्तक की रचना नहीं हुई है। जैन सरकार ने लिखा है कि भारत में यह अपनी कोटि का प्रथम ग्रंथ है और उसकी रचना उस समय हुई थी जिस समय नवनिर्मित मुगल शासन अर्ध तरलावस्था में था। के.एम. अशरफ ने भी लिखा है कि आईने अकबरी सामाजिक इतिहास का प्रतीक है। ब्लोचमैन के अनुसार यह भिन्न भिन्न प्रकार के अध्ययन का खजाना है। विद्यार्थियों, इससे आईने अकबरी की महत्ता हमें समझ में आती है, यानी कि यह अकबर के शासनकाल की जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्यार्थियों, अगला ग्रंथ है मुंतखाब उत त्वारिख। मुंतखाब उत त्वारिख ग्रंथ की रचना अब्दुल कादिर बंदायूनी द्वारा की गई। बंदायूनी अकबर के दरबार में इमाम था। बंदायूनी अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञाता था, किंतु बंदायूनी एक कट्टर मुसलमान था। अतः उसने अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना की है। उसने सम्राट के प्रशंसक अबुल फजल को चापलूस की संज्ञा दी है। बंदायूनी ने अकबर की अतिशयोक्तिपूर्ण आलोचना की है। मुंतखाब उत त्वारिख 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सुबुकतगीन से हुमायूं तक का इतिहास है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की 1595-96 तक की घटनाओं का वर्णन है। इसके तीसरे भाग में तत्कालीन सूफियों, विद्वानों, हकीमों एवं कवियों की जीवनियाँ है। इस ग्रंथ को तारीख़ मुबारक शाही तथा तबकाते अकबरी को आधार बनाकर लिखा गया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे अकबर के शासनकाल के दूसरे पहलू का ज्ञान होता है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुज़ुके जहांगीरी। इसका रचयिता स्वयं जहांगीर था। इसे इकबालनामा, तारीख़ सलीम शाही अथवा जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसमें जहांगीर के शासनकाल के आरंभिक 17 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। उसकी बीमारी के कारण आगे चल के मोतमिद खान ने इसे पूरा किया। इस ग्रंथ से हमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ तत्कालीन संगीत, साहित्य, चित्रकला तथा ललित कला के संबंध में भी जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ जहांगीर के शासनकाल के इतिहास की जानकारी का मूल्यवान तथा विश्वसनीय स्रोत है।
एक अन्य ग्रंथ है वाक़ियात जहांगीरी, जिसे हादी खान ने लिखा था। इससे जहांगीर के शासनकाल, पूर्ण शासनकाल का पता चलता है। इसके अलावा इकबालनामा ए जहांगीरी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे मोतमिद खान ने लिखा। इसमें जहांगीर के पूर्ण शासनकाल का वर्णन है। विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है बादशाहनामा, जिसे कज़वीनी ने लिखा था। उसने यह ग्रंथ शाहजहां के आदेश पर लिखा था। मोहम्मद अजीम अमीन कज़वीनी ने इस ग्रंथ में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया है। एक अन्य ग्रंथ है बादशाहनामा, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। इसकी रचना भी शाहजहां के आदेश पर हुई। इससे शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 20 वर्षों का वर्णन मिलता है। इनायत खान द्वारा लिखा गया शाहजहांनामा भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना भी शाहजहां के समय में हुई थी। इस ग्रंथ से शाहजहां के शासनकाल, पूर्ण शासनकाल का वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों, शाहजहां के बाद हम बात करते हैं औरंगजेब के समय में लिखे गए ग्रंथों की, जिनसे हमें औरंगजेब के शासनकाल, उसकी धार्मिक नीति इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आलमगीर नामा की, जिसे मोहम्मद काजिम ने लिखा था। इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन मिलता है। एक अन्य ग्रंथ है मुआसिर ए आलमगीरी, जिसे मोहम्मद सकी मुस्तैद खान ने लिखा था। इससे औरंगजेब के पूर्ण शासनकाल का वर्णन मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करने में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मुंतखब उल लुबाब, जिसे मोहम्मद हाशिम खाफी खान ने लिखा था। औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय उसने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक का वर्णन है। इसमें औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है नुस्खा-ए दिलकुशा। इस ग्रंथ की रचना भीमसेन ने फारसी भाषा में की थी। वह औरंगजेब की सेना में क्लर्क था। उसने उसकी सेना के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। मुगल सेना द्वारा पन्हाला का दुर्ग घेरे जाने पर उसने सैनिक सेवा छोड़ दी तथा इस ग्रंथ की रचना शुरू कर दी। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं सत्य है। लेखक ने ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र का यथार्थता से चित्रण किया है। इस ग्रंथ में चापलूसी देखने को नहीं मिलती, अतः जे.एन. सरकार ने उसे महान संस्मरण लेखक माना है। इन लेखकों के अलावा भारत में समय समय पर विदेशी यात्री आते रहे हैं, तो उन विदेशी यात्रियों ने भी अपने विवरणों में मुगल काल के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ग्रांड डफ ने अपने ग्रंथ में मराठों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की है। कर्नल ने राजपूतों का इतिहास लिखा है। विलियम हॉकिंस, जो 1608 से 13 के बीच में जहांगीर के दरबार में रहा था, उसने भी उस समय के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर टॉमस रो, जो ब्रिटिश यात्री था और ब्रिटिश सम्राट के राजदूत के रूप में जहांगीर के समय भारत में आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी, उसने भी उस समय के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके अलावा फ्रांसिस्को भी जहांगीर के दरबार में रहा था। एक अन्य अंग्रेज यात्री है पीटर मंडी, जो कि शाहजहां के समय में भारत में आया था। उसने अपने ग्रंथ में शाहजहां के समय में पड़े भीषण अकाल का वर्णन किया है। मैनरिक, जो कि पुर्तगाली यात्री था, वह भी शाहजहां के समय में भारत में आया था। ट्रेवनियर, जो फ्रांसीसी यात्री था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया और वह एक जौहरी था तथा उसने भारत के आर्थिक परिवेश का वर्णन किया है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था बर्नियर, जो कि फ्रांसीसी यात्री था। इसने अपना यात्रा वृतांत बर्नियर ट्रैवल्स टू इंडिया में किया है। इस ग्रंथ में उसने 17वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। बर्नियर व्यवसाय से डॉक्टर था तथा उसने दारा की पत्नी का इलाज भी किया था। बर्नियर उत्तराधिकारी युद्ध के बाद औरंगजेब द्वारा दारा को अपमानित करने का प्रत्यक्षदर्शी था। बर्नियर ने लिखा है कि औरंगजेब के समय जजिया कर से बचने के लिए बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार विद्यार्थियों,
बहुत से विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने ग्रंथों से मुगल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। तो विद्यार्थियों, ये थे मुगल काल के साहित्यिक स्रोत, जिससे हमें उस समय के शासकों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था, उस समय की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उस समय की जानकारी प्रदान करने की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको इस विषय को समझने में, इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।